गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की क्लास चल रही है। ये क्लास नंबर 3 है और धुआंधार तरीके से अपन ने पिछली क्लास में चक्रवातों के बारे में समझा था। चक्रवातों से रिलेटेड कुछ चीज़ें और जाननी है जो आपदा प्रबंधन से ज़रूरी हैं, संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। देखो, जो चक्रवात होता है वो उसके बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वो चक्रवात तभी बनेगा जब कुछ शर्तें पूरी होंगी। जैसे जैसे जो समुद्र है, समुद्र की जो सतह है उसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इससे कम टेम्परेचर है तो चक्रवात बनेगा ही नहीं, या फिर बनेगा भी तो बहुत कमज़ोर बन जाएगा, नाम मात्र का चक्रवात बन जाएगा। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर कम से कम समुद्र पर 27 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी शर्तें हैं जो अपन लिख लेते हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, चक्रवात निर्माण के लिए, चक्रवात निर्माण के लिए स्थितियाँ। कौन सी वो स्थितियाँ हैं जो होना ज़रूरी है। ठीक है, चक्रवात निर्माण के लिए स्थितियाँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 27 डिग्री होना चाहिए, तो लिख लो समुद्री सतह का तापमान, समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक, एक तो आपने ये समझ लिया। एक और होता है दोस्तों जिसको कहते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, हो सकता है आपने ये जियोग्राफी में सुना हो, समझा हो। नहीं सुना होगा तो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में जब हम क्लास लेंगे या ले चुके, जैसे भी मतलब आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में ये पढ़ाया जाता है, फिजिकल जियोग्राफी में कोरियोलिस बल। तो एक फोर्स होता है, एक कोरियोलिस बल एक फोर्स है जिसके माध्यम से ज़मीन जो है वो घूर्णन वगैरह करती है, पृथ्वी जो है अपनी घूर्णन की स्थिति में रहती है, रोटेशन करती है। तो वो ज़रूरी होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। कोरियोलिस बल होगा तभी चक्रवात आएंगे। तो कोरियोलिस बल की उपस्थिति, कोरियोलिस बल की उपस्थिति हो, यानी दो शर्तें हो गई। पहली शर्त यह है कि समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो। दूसरी शर्त यह है कि कोरियोलिस बल होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ दोस्तों शर्तें होती हैं। जैसे जो प्रेशर है, जो दबाव है वो कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, तभी चक्रवात बनते हैं। ठीक है, तो एक ये भी है कि निम्न दबाव क्षेत्र हो, निम्न दबाव क्षेत्र हो, यानी लो प्रेशर जोन हो। तो अगर ये कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को फुलफिल कर दिया जाता है तभी चक्रवात बन पाते हैं। ठीक है, तो ये आपने 3 ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन समझ ली। ठीक, अब देखो अपन को एक चीज़ और समझनी है। क्या समझनी है? कि जो चक्रवात होते हैं दोस्तों वो 2 एरिया में आते हैं। जो हमारे चक्रवात होते हैं वो हिंदुस्तान में 2 एरिया में आते हैं। एक आते हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात होते हैं, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात होते हैं जो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। और कुछ चक्रवात होते हैं जो अरब सागर में आते हैं, अरब सागर के चक्रवात होते हैं वो। यानी चक्रवात हिंदुस्तान में 2 तरीके से आते हैं, एक आता है बंगाल की खाड़ी में और एक आते हैं अरब सागर में। इनमें कुछ इनमें कुछ कंपैरिजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी थोड़ी तबीयत अभी ऊपर नीचे चल रही है, आवाज़ बैठ गई है यार, मतलब हल्का सा जुकाम हो जाता है ना, तो आवाज़ बदल जाती है, वैसा सिस्टम हो गया है। तो बंगाल की खाड़ी के जो चक्रवात होते हैं दोस्तों ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा ताकतवर है। अरब सागर के जो चक्रवात होते हैं ये थोड़े कम पावरफुल होते हैं। इनकी मतलब औकात ज़्यादा नहीं है, इनकी औकात बहुत ज़्यादा है। अगर ये आ गए तो समझ लो धुआं मच जाएगा, बहुत हैवी तूफान आता है। इनकी जो तूफान होते हैं वो कम होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में ये लिख लो, ज़्यादा शक्तिशाली। ठीक है, ज़्यादा शक्तिशाली। और कितने शक्तिशाली होते हैं? तो अरब सागर की जो ये वाले जो चक्रवात है ना, इसकी तुलना में ये वाले 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं, 4 गुना ज़्यादा। अरब सागर से ये 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, अरब सागर के चक्रवातों से, अरब सागर के चक्रवातों से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। ठीक है, ज़्यादा
शक्तिशाली। ठीक। और ये जो अरब सागर के चक्रवात है ये वाले, ये जाहिर सी बात है ये कम मतलब पावरफुल रहते हैं, इनका जो है हिसाब किताब कम रहता है, तो ये कम शक्तिशाली होते हैं। ठीक। क्यों ये कम शक्तिशाली हैं? तो जैसा कि मैंने ये बताया आपको कि जो चक्रवात बनने के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ तो पूरा रहता है। बंगाल की खाड़ी में आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड खूब मिल जाएगा, लेकिन अरब सागर के जो चक्रवात होते हैं, अरब सागर पर टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से बहुत कम रहता है। इस वजह से यहाँ पर जो चक्रवात बनते हैं वो या तो चक्रवात बन ही नहीं पाते, और बनते हैं तो वो पावरफुल नहीं बन पाते। तो यहाँ कारण लिख लो, क्या कारण है इसके पीछे? कारण क्या है? तो कारण है इसका कम तापमान। कम तापमान इसका जो कारण है वो क्या हो जाएगा? कम टेम्परेचर है। इसी वजह से अरब सागर के चक्रवात कम शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों इस तरीके से अपन लोगों ने ये पूरा चक्रवात से जुड़ा हुआ टॉपिक समझ लिया। अब करंट अफेयर्स में कई सारे चक्रवात आते रहते हैं। चक्रवात दित्वा आता है, चक्रवात अम्फान उम्फान, जितने भी चक्रवात आते हैं वो करंट अफेयर्स में बताए जाते हैं कि फ़िलहाल मान लो इस महीने में एक चक्रवात आया। वो जब भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके, जैसे मान लो आपका जब भी एग्ज़ाम है उससे 6-7-8 महीने 1 साल पहले की जो करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाएंगे, उस करंट अफेयर्स के दौरान जितने चक्रवात आते हैं वो मैं करंट अफेयर्स की क्लास में कराता हूँ। ठीक है, तो ये आपने पूरी कहानी चक्रवातों की समझ ली। अब आगे जो अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है सूखा। पढ़गो रे सूखा पढ़गो रे, है कि नहीं? इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है? ज़िंदगी में सूखा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? गीला गीला चल रहा है सब कुछ, है कि नहीं? समझ रहा? ज़िंदगी में कई लोगों के सूखा पड़ा हुआ है, ना नौकरी मिल रही है ना ब्याह हो रहा है कि नहीं? मतलब नौकरी नहीं मिलेगी तो ब्याह कैसे आसानी से नहीं हो पा रहा है। तो ज़िंदगी में तमाम दुनिया के सूखे पड़े हुए हैं। रात में जो है पार्टी भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सूखा ही पड़ जाता है कि नहीं? धुआं मचा नहीं पा रहे हैं कई लोग इतने गीले होंगे कि छन छन के पानी निकल रहा हो कि नहीं? मतलब ज़िंदगी है ना, किसी की ज़िंदगी में सूखा पड़ा हुआ है, किसी की ज़िंदगी में बहुत हरियाली है, आनंद है भाई। मतलब अलग अलग स्वैग चल रहा है लोगों की लाइफ में। तो चाहे सूखा हो चाहे गीलापन हो, आपको हमेशा एक ही चीज़ रखनी है अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस। ससुद्ध होगा देखा जाएगा। चाहे सूखा है तो खुश है, सब कुछ गीला है तो खुश है। तो खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है यार, है कि नहीं? तो साहब सूखा देखते हैं। देखो सूखा के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि सूखा होता ही क्या है। तो इंडिया में एक दोस्तों एक संस्थान है जिसको कहते हैं IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, ये जो IMD है ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसने सूखे के लिए एक परिभाषा दी है, जो परिभाषा पूछी गई है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, कि IMD के अनुसार सूखा कब माना जाता है। तो यही बात लिखो आप, IMD के अनुसार। ठीक है, IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कब पड़ेगा सूखा? जो देखो सूखा कब पड़ता है? जब पानी कम बरसता है, जो वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है, वो कम हो रही है। तो कितनी कम हो कि हम सूखा मान लें? तो जैसे जो सामान्यतः जितनी पानी बरस रहा था उससे अगर 26% कम बारिश हुई तो समझ लो उस साल को सूखा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हर साल एवरेज के तौर पर मान लो 500 सेंटीमीटर तक पानी बरस रहा था, इस साल जो है 26% कम बरसा, तो इस साल कह देते हैं साहब कि चलो सूखा पड़ गया। ठीक है, सूखे का मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं बरसा, थोड़ा कम बरसा, 26% कम बरसा है, इसलिए उसको सूखा वर्ष कह देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ साथ में लिख लो। लिखो IMD के अनुसार जब वर्षा की कमी दीर्घकालिक रूप से सामान्यतः 26% कम हो तो उसे सूखा कहा जाता है, तो उसे सूखा कहते हैं। ठीक है, ये जो 26% है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, कितने परसेंट कम हो तो 26% है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में कितने परसेंट सूखा
मतलब भारत का कितने परसेंट हिस्सा सूखे की चपेट में है? तो लगभग दोस्तों 68% जो है हिंदुस्तान वो सूखे की चपेट में है, 68%। ठीक है, तो ये वाली बात लिख लो, भारत का 68% हिस्सा सूखे की चपेट में है। ठीक जनाब, ये भी आपने समझ लिया। ओके, तो ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों सूखे के बारे में आपको इतना ही जानना था कि 26% जो है कम हो पानी और 68% का हिस्सा सूखे की चपेट में है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता लैंडस्लाइड इस पर सूखे पे कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इतना ही काफ़ी था। मैंने बहुत रिसर्च के साथ आपको बता रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट है उतना कराएंगे। अब फालतू की कथा करा दें जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है फिर भी करा दें तो उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो सूखे में आपने इतना ही समझा। एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं, अगली हेडिंग में समझेंगे, जिसको कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन इंग्लिश में इसको कहा जाता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपदा प्रबंधन में। तो लैंडस्लाइड भी अपन समझते हैं, सूखा समझ लिया। लैंडस्लाइड क्या होता है दोस्तों, जैसे जो आपने देखा होगा अगर आप पहाड़ों में नैनीताल, मसूरी या शिमला, मनाली घूमने गए हो या देखा हो टीवी पर वीडियो में, कि जैसे ये मान लो पहाड़ है, यहाँ कुछ पत्थर रखे थे, ये सड़क है, तो यहाँ से कुछ पत्थर जो है सड़क पे गिर गए। सड़क पे गिर गए तो उसको कहा जाता है लैंडस्लाइड हो गई साहब। पहाड़ से कुछ पत्थर वगैरह, बड़े बड़े पत्थर सड़क पे आके गिर गए, भूस्खलन हो गया। ठीक है, तो उसको कहा जाता है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। पहाड़ों से पत्थरों का ज़मीन पर आकर गिरना। पहाड़ों से पत्थरों का ज़मीन पर आकर गिरना। ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका भूस्खलन, लैंडस्लाइड। तो ये तो देखो डेफिनेशन है, ये तो पूछी नहीं जाएगी, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा दी है। अब लैंडस्लाइड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की कितने % भूमि लैंडस्लाइड के लिए संवेदनशील है। तो हिंदुस्तान में 12.6% एरिया ऐसा है जो लैंडस्लाइडिंग के लिए सेंसिटिव है, संवेदनशील है, 12.6%। और ये 12.6% अगर किलोमीटर में निकालें तो ये निकलता है 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी 12.6% जो हिस्सा निकल के आता है वो इतना निकलता है। इतना एरिया हिंदुस्तान का लैंडस्लाइडिंग के लिए सेंसिटिव है। तो यही सवाल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिख लेते हैं। भारत का 12.6% भूमि क्षेत्र ब्रैकेट में लिख लो 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, के प्रति संवेदनशील है। ठीक, कितना है ये 12.6%, 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और देखो हमारे यहाँ जो लैंडस्लाइड होता है दोस्तों, पहाड़ वगैरह से गिरते हैं, वो कहाँ गिरेंगे आप सोचो। उत्तर प्रदेश में गिरेंगे क्या? भाई उत्तर प्रदेश में इतने पहाड़ ही नहीं है, क्यों गिरेंगे? ज़्यादातर पहाड़ वगैरह सब हिमालय पर्वतमाला के एरिया में है। हिमालय पर्वत है तो वहीं पर तो गिरेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ पहाड़ वगैरह ज़्यादा है। सिक्किम में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में है। तो लगभग 30% जो दुनिया का, ये बात मैं दुनिया की कर रहा हूँ, दुनिया की 30% जो लैंडस्लाइडिंग होती है वो हिमालय पर्वत में हो जाती है, क्योंकि हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। ज़्यादातर लैंडस्लाइडिंग हिमालय पर्वत में होती है, पूरी दुनिया की 30%। ठीक है, तो ये वाली बात भी यहाँ लिख लो। विश्व का 30% भूस्खलन, विश्व का 30% भूस्खलन हिमालय पर्वत में होता है, हिमालय पर्वत में होता है। जाओ कभी घूमने भाई साहब। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग गए थे मसूरी, हो गया मतलब आर के एग्ज़ाम, कब गया था मैं, एक टाइम हो गया, मतलब 6-7 महीने हो गए। तो एक हमारी गाड़ी के सामने एक गाड़ी चल रही थी,
उस गाड़ी के बोनट पे आके एक पत्थर गिरा। हम लोगों की तो हवा निकल गई देख के। हम लोग घूमने गए थे मसूरी, तो वहाँ एक जगह पड़ती है लाल टिब्बा, वहाँ से पहाड़, हम लोग पहाड़ों पर जा रहे थे, ऐसे रास्ते पे गाड़ी चल रही थी अपनी, हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी थी, वहाँ से पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर गिरा उस गाड़ी के बोनट पे। सोचो अगर गाड़ी की छत पे गिरा होता तो भाई साहब 2-4 मर जाते, बच गए। तो हम लोगों ने वो अपनी लाइव आंखों के सामने देखा लैंडस्लाइडिंग, और एकदम रूह कांप गई अंदर से, है ना। तो ये हो जाता है हिंदुस्तान में, ऐसी लैंडस्लाइडिंग 12.6% एरिया में होती है, जो कि दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो 30% भूस्खलन हिमालय पर्वत क्षेत्र में हो जाता है। अब देखो जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है उसका बंटवारा कर रहे हैं हम लोग, मतलब कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है। हिंदुस्तान में जो हिमालय पर्वत है उसमें कहाँ ज़्यादा हो रही है कहाँ कम हो रही है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। ठीक है, तो अब ये डालो आप हेडिंग भूस्खलन, भूस्खलन का क्षेत्रीय वितरण, क्षेत्रीय वितरण यानी कि कहाँ ज़्यादा हो रही है कहाँ कम हो रही है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइडिंग होती है दोस्तों वो होती है उत्तर पश्चिमी हिमालय में, उत्तर पश्चिमी हिमालय में, उत्तर पश्चिमी हिमालय में सबसे ज़्यादा है, लगभग 66.5% के आसपास उत्तर पश्चिमी हिमालय में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ हो रही है, नंबर 1 पे तो ये है। फिर नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे आता है आपका उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय में कितनी परसेंट होती है? तो लगभग 18.8% होती है। देखो दोस्तों अगर आपको ये परसेंट याद ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम में ज़्यादा है, उत्तर पूर्व में उससे थोड़ी कम है, और फिर लास्ट में हम तीसरे नंबर पे आता है, वो आता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं यहाँ पे सबसे कम होती है, लगभग 14.7% लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। तो जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो ये है, सबसे पहले उत्तर पश्चिमी हिमालय, फिर उत्तर पूर्वी, और फिर ये पश्चिमी घाट। ये क्रम आएगा 100% अगर तो आंसर आप ठोक देना तुरंत, पहले उत्तर पश्चिमी, फिर उत्तर पूर्वी, और लास्ट में पश्चिमी घाट। इस तरीके से दोस्तों आपने ये लैंडस्लाइडिंग भी पूरी समझ ली। ठीक है, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ये करा रहा हूँ। मैं मतलब 1-1 घंटे क्लास नहीं रहा, 15-20 मिनट 20 मिनट की ही क्लास आपको देता हूँ, और भी अपनी कई सारी वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं। मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे करा दो, कहीं बहुत जल्दबाजी के साथ क्या कराना। तो सबसे पहले अपन ने समझा चक्रवात कैसे बनते हैं, तो टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए, कोरियोलिस बल होना चाहिए, और लो प्रेशर होना चाहिए, निम्न दाब होना चाहिए। चक्रवात 2 तरह से बनते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, एक अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात होता है ज़्यादा पावरफुल होता है, अरब सागर के चक्रवात से ये 4 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अरब सागर का चक्रवात कम पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। फिर यहाँ अपन ने सूखा समझा, ड्रॉट। सूखा की जो परिभाषा दी है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। जब पानी जो बरसता है वो अगर 26% कम बरसेगा एवरेज के तौर पर, तो उस साल को सूखा साल घोषित कर देंगे। इंडिया का 68% हिस्सा है जो सूखे की चपेट में आता है। फिर अपन ने लैंडस्लाइडिंग देखी। लैंडस्लाइडिंग यानी भूस्खलन, तो पहाड़ों से जो पत्थर गिरते हैं ज़मीन पर उसको लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। इंडिया का 12.6% जो एरिया है वो लैंडस्लाइडिंग के प्रति सेंसिटिव है, जिसमें लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एरिया आ जाता है। कितना आ जाता है? 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज बाय 12.6 और किलोमीटर बाय 0.42 मिलियन। दुनिया की 30% लैंडस्लाइडिंग हिमालय पर्वत में ही हो जाती है। देख रहा है विनोद कितनी लैंडस्लाइडिंग हो रही है यहाँ पर। फिर भूस्खलन का क्षेत्रीय वितरण बताया मैंने, ये सबसे ज़्यादा होता है उत्तर पश्चिमी हिमालय में 60% के आसपास, 66.5% के आसपास। फिर उत्तर पूर्वी हिमालय में 18.8% के आसपास, और लास्ट में ये पश्चिमी घाट 14.7% के आसपास। अब आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि जो UNEP है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए UNEP की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।